Assalamualaikum dear students, hope you are doing well। तो हम अपनी जो रिकमेंडेड बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स उसका सेक्शन नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 21 है, आज इसका लास्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हम मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ आइडियल गैस को डिस्कस कर चुके हैं, यानी आइडियल क्या सिचुएशन थी, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने इक्विपार्टीशन एनर्जी का थ्योरम अगेन पढ़ा, एक दफा मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ चुके थे जब वो हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए। बाद में हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा एक आइडियल गैस का। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं किसी भी सिलेंडर के अंदर। कहते हैं कि अभी तक जो जितना हम पढ़ चुके हैं ना, उस सारे में हमने ना एवरेज वैल्यूज देखी थी एनर्जी की, लेकिन किस रेंज में कितनी कितने डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से नहीं पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एवरेज एनर्जी की अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है ना, तो मेरिट लिस्ट एक निकाल दी जाती है जिसमें फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स आई थी, तो 100 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट आ गई एडमिशन के लिए, जिनके नेम आ गए। एडमिशन होने के बाद क्या किया जाता है, पहले एक दो दिन में भी जो पूरा का पूरा बैच है, समझो 100 स्टूडेंट जिनके एडमिशन हुआ है, वो सारे के सारे एक क्लास में मौजूद हैं। कुछ दिनों बाद या मे बी फर्स्ट डे ही क्लास में मौजूद सारे बच्चों के क्या किए जाते हैं, सेक्शन बना दिए जाते हैं दो। फॉर एग्जाम्पल दो सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन बनाने का मेन तरीका ये है कि बच्चों को इवन ऑड के मेरिट लिस्ट में जो इवन ऑड वाले नंबर है ना, इवन का एक सेक्शन बना दिया जाए, ऑड का दूसरा सेक्शन बना दिया जाए। अब आप गौर करें कि अगर इस मेथड के थ्रू क्या किया गया है, इवन आउट वाले मेथड को क्यों लगाया गया है, ताकि दोनों सेक्शन में बराबर टॉपर बच्चे भी आए, बराबर मीडियोकर बच्चे भी हैं, और बराबर जो सबसे लीस्ट लास्ट में आ रहे थे मेरिट लिस्ट के, वो भी बराबर बच्चे आए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि उस वाली अगर क्लास की एवरेज निकाली जाए कि कितने बच्चों के कितने अच्छे नंबर हैं, कितने बच्चों के कितने नंबर हैं, उनकी एवरेज और इस वाली क्लास की जो दूसरा बना हुआ है, दूसरी दोनों सेक्शन की जो एवरेज नंबर होंगे, पासिंग मार्क्स जो भी बोर्ड में, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, किस वजह से कि दोनों साइड्स में टॉपर्स भी बराबर हैं, दोनों साइड्स में मीडियोकर भी बराबर हैं। इवन और की जो फर्स्ट वाला था वो एक में चला गया, जो दूसरा टॉपर था वो दूसरे सेक्शन में है, तीसरा वाला फर्स्ट वाले में चला गया, फिर चौथा वाला सेकंड वाले ग्रुप में चला गया। ठीक है, इस तरह सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो ये किस लिए है, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। अब इसी तरह हमने भी जो अभी तक डिस्कस किया है वो एवरेज वैल्यू डिस्कस की है। हमने क्या कहा है कि हर डायरेक्शन में, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेसिकली क्या होती है, एवरेज इक्वल एवरेज एनर्जीज होती हैं, यानी हर डायरेक्शन में, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा एनर्जी है, बराबर मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी बहुत कम एनर्जी है। और मीन्स बराबर नहीं कह सकते, मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि हाई एनर्जी वाले और लो एनर्जी वाले और मिल के जो उनका एवरेज एनर्जी बन रही है वो क्या है, हर साइड से, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से, एक्स वाई जी जो हमारी डायरेक्शन है उनके लिहाज से। इसके अलावा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन लिहाज से होती है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ये पढ़ चुके हैं ना, उनके लिहाज से सेम है। ठीक है, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। लेकिन हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एनर्जी की, यानी कोई रेंज वगैरह मालूम करके कितने हाई लेवल मॉलिक्यूल हैं, कितने लो लेवल मॉलिक्यूल हैं, कितने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो लेवल मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी ऐसे, ये चीज हमने डिस्कस नहीं की। ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हुए हैं, कि कितने कितने मॉलिक्यूल अच्छे हैं, कितने मॉलिक्यूल की मोशन अच्छी नहीं है, ये सब कुछ। अब हम कहते हैं कि मोशन जो है मॉलिक्यूल की वो एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं टफ है, उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करता है अदर मॉलिक्यूल से बहुत ही ज्यादा रेट पर। इनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई रेट। तो टिपिकली वो रेट क्या होता है, बिलियन टाइम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो बिलियन टाइम्स कोलाइड कर चुका होता है। अभी हर कोलिजन के रिजल्ट में क्या होता है, चेंज आता है स्पीड में और डायरेक्शन ऑफ मोशन में। यानी हो सकता है कि उसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाए, दूसरे मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी दे दे। ठीक है, तो या फिर उसकी डायरेक्शन, तो वाकई जैसे वॉल के साथ वो कोलियन के फॉर्म में भी डायरेक्शन क्या हो रही थी, ऑपोजिट हो रही थी, चेंज हो रही थी। इस तरह हर कोलियन में, चाहे वो नेबरिंग एटम्स के साथ भी की गई है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, दो चीजें चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एक स्पीड और दूसरी डायरेक्शन। ठीक है,
अब जो हम पीछे देख चुके हैं कि हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमें दी गई थी 21.22, वो आरएमएस वैल्यू दे रही थी मॉलिक्यूलर स्पीड की, जो कि इंक्रीज होती है इन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। लेकिन अगर किसी मौजूदा टेम्परेचर पर हम मालूम करना चाहें कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऐसे प्रोसेस जो कि किसी खास एनर्जी को अप्रोच करते हैं, हम जो लिमिट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी जो है वो 1 जॉल से लेकर 10 जॉल के दरमियान एनर्जी है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं इस टेम्परेचर पर। वो तो ये बात बोल रही है ना, जो हमारी इक्वेशन है वो भी तक ये डिस्क्राइब कर रही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी वो भी निकाल के दे दिया, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर कितने मॉलिक्यूल की कुछ खास एनर्जी है, वो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, जो कि एनर्जी एट अ सर्टेन रीजन वो हमें नहीं पता चल रहा रेंज। ठीक है, इस चीज के लिए, ठीक है, इस चीज के लिए हमने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूलाज को डिस्क्राइब किया है, वो ड्राइव किया है, जो भी हम देखने लगे हैं। हमने क्या किया, कंसीडर किया है नंबर डेंसिटी, पहले कोई वैल्यू है। नंबर डेंसिटी बेसिकली क्या है, नंबर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, क्वांटिटी है, जो कि क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाती है। डिवाइड कैसे की जाती है, NVEDE इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विद एनर्जी बिटवीन E प्लस ई डेल ई एंड ई प्लस ई। कहते हैं जो नंबर डेंसिटी है NVE की वैल्यू, ये कैसे कहते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है कि NVEDE, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कुछ खास एनर्जी है। जैसे एग्जांपल दी मैंने आपको, 1 जॉल से लेकर 10 जॉल तक की वैल्यू के, अब बीच में हम रेंज फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमें क्या कहते हैं कि जो रेशियो है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने ही जो हमने पढ़ा अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, जो कि जिनके पास डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक है, डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ये क्या क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के कितने जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि वो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक जो हम चाहते हैं वो कितने पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में है। ठीक है, नंबर डेंसिटी को हम लोग डिफरेंट, ये जो फॉर्मूला ड्राइव इसके लिए किया गया है वो ये वाला फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले में क्या है, NVE हमारे पास बेसिकली नंबर डेंसिटी है, जो कि डिपेंड किस पे कर रही है, एनर्जी पे, कि एनर्जी की जो रेंज देंगे हम। एन नॉट हमारे पास क्या है, हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जिनकी एनर्जी E0 से E इज इक्वल टू DE तक है। ठीक है, एंड नॉट ग्राउंड वैल्यू बेसिकली कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, E की वैल्यू क्या है, E की पावर माइनस E एनर्जी डिवाइडेड बाई KBT। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को कहा जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के को डिफाइन करने के लिए, उनकी डिस्क्राइब करने के लिए। अब आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताएं क्या है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को आपने ये इक्वेशन लिखनी है, ये कहना है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ऐसी इसमें कंडीशन इसमें क्या है, नॉट है E इज इक्वल टू 0 से E इज इक्वल टू DE। ये देखें, ये जो है इसकी ना स्टेटमेंट है बेसिकली, कि आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कहते हैं इट स्टेट्स दैट, इससे क्या स्टेट करती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट। कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी खास स्टेट में, खास एनर्जी में पाने के लिए, में मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E की, प्रोपोर्शनल है एज द नेगेटिव ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय केवीटी। कहते हैं प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल E की पावर क्या है, नेगेटिव ऑफ एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय केबीटी। एन नॉट हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको बता दी गई है, बेसिकली क्या है कि ग्राउंड स्टेट में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जब E इज इक्वल टू 0 से E इज इक्वल टू DE तक था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताया गया है कि मॉलिक्यूल जो है वो लोएस्ट would fall into the lowest energy levels if the thermal agitation at the temperature T did not excite the molecule to higher energy level। कहते हैं अगर हमारे पास हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की है, थर्मल एगिटेशन प्रोवाइड की है, अगर वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर सके, तो इसका मतलब है जो एटम होंगे या जो मॉलिक्यूल होगा वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अब देखें,
एनर्जी का केस भी बिल्कुल उसी तरह आप कंसिडर करें जैसे आप कंडक्शन और वैलेंस बैंड को कंसिडर करते थे कि एनर्जी इतनी मिलेगी तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड भी जाएगा और कंडक्टर क्या बन जाएगा, ठीक है। मतलब कंडक्टिंग स्टार्ट कर देगा, जैसे हम लोग पढ़ते होते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वाली चीज में। वो कह रहे हैं इतना टेम्परेचर और थर्मल एगिटेशन दी जाए, इतनी एनर्जी दी जाए कि वो एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पे चला जाए और फिर उसकी एनर्जी क्या कहला जाए कि उसकी मोशन उस एनर्जी की वजह से बढ़ जाए, तो ये क्या है हमारे पास तब पॉसिबल है। वरना अगर एनर्जी इतनी दी जाए, अगर नहीं तो एटम क्या रहेगा, लोअर स्टेट में रहेगा। अब आपको एक एमसीक्यू एग्जांपल दी हुई है इसके लिए आपसे। थर्मल एक्साइटेशन ऑफ थर्मल एक्साइटेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल। अब वो कह रहे हैं जैसे पिछले टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि जो एटम है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को ऑक्युपाई कर सकते हैं। हमने कंसिडर करना है कि टेम्परेचर है 2500 के, टी की वैल्यू आ गई, जो कि क्या कर रहा है, टू एनर्जी लेवल है, दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान का डिफरेंस यानी फाइनल माइनस इनिशियल E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या है, 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि A1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जॉल के। उन्होंने खुद इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी दे दी है कि आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो। अब उन्होंने क्या कहा, डिटरमाइन करनी है रेशियो ऑफ नंबर इन द हाई एनर्जी लेवल टू द नंबर ऑफ इन द लोअर एनर्जी लेवल। अब ये जो पिछला फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले के थ्रू अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया है, कहा है कि जो ये एनर्जी इस E2 पे जो एनर्जी डेंसिटी है उसे डिवाइड करना है E1 पे एनर्जी डेंसिटी को। ओके, देखिए ये वैल्यू हमने डिवाइड कर दी, इसको इससे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई इसकी, एन नॉट से कट गया, ई की पावर ये भी है, ई की पावर ये भी है, इस वाली सारी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का है और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। देखें उसके बाद हमने क्या किया, उन्होंने कॉमन लिया हुआ है माइनस को, E2 माइनस E1 है और के बी टी क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई के बी टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ना एक स्टेप उन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले केबीटी की वैल्यू फाइंड की हुई है। अगर आप केबीटी की वैल्यू इस तरह फाइंड करने की बजाय डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो भी ओके है। अब एक और चीज, उन्होंने केबीटी की वैल्यू जो आई हुई है उसको उसमें जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। आप इसको केबीटी की वैल्यू को नीचे वाली को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें या ऊपर वाली वैल्यू 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करके दोनों को सिंपल जाउल में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपकी मर्जी है। केबीटी को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करें या फिर ई के साथ जो भी वैल्यू आई है 1.50 उसके साथ ये इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, बात सेम ही है। कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि हमारे पास रेशियो है कितने नंबर ऑफ एटम्स दोनों में होंगे, ठीक है। माइनस की वैल्यू हमें क्या शो कर रही है कि ऊपर वाले में कम होंगे नीचे वाले में ज्यादा होंगे। इसको आप लोगों ने मुझे डिस्कस करके बताना है कि क्या ये माइनस की वैल्यू ये शो कर रही है कि ऊपर वाले में ज्यादा कम होंगे और नीचे वाले में ज्यादा होंगे, ठीक है। आपने बताना है मुझे। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज की बात तो चले निकल आई, हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया था। अब क्या बात करें कि मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, ठीक है। एनर्जी की बात हो गई, स्पीड के बारे में ना 1860 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया जिसने मॉलिक्यूलर स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया। बहुत अच्छे तरीके से उसने ना अपना कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म किए, लेकिन उसका वर्क और जो उसके साथ मौजूद और साइंटिस्ट का वर्क था वो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। साथ वाले साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे वो उस जमाने के लिहाज से कर रहे थे, तब इतनी जदीद मशीनरी नहीं थी कि मॉलिक्यूल की स्पीड को मैयर किया जा सकता, ठीक है। लेकिन तकरीबन 60 साल बाद क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट ने बताया कि जो मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट की थी, जो इक्वेशन ड्राइव की थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है, जो कि मॉडर्न वैल्यूज में वेरीफाई हो गया एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से। अब हम मॉलिक्यूल को देख भी सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब तो हम क्वार्क्स तक पहुंच गए हैं ना, मीन्स मजीद छोटे लेवल तक पहुंच गए हैं। अब कहते हैं हम इसी मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक गैस का कंटेनर है जिसके मॉलिक्यूल की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड है। हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्पीड की रेंज क्या है, 400 से लेके 401 मीटर पर सेकेंड तक है, यानी 400 से लेके 401 वाले को मैयर करना चाहते हैं, सिर्फ इसके दरमियान दरमियान में जितनी आ रही है, यानी इतना छोटे से गैप में। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी जो पिछली सारा नॉलेज है उसके थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं कि जो
स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करनी है टेम्परेचर पे, ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो यानी स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करनी चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो सही, ठीक है। अब हम इसके अलावा क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन की पीक है ना, वो VRMS की वैल्यू के ना आस पास ही आएगी, ठीक है, VRMS की वैल्यू ऑलमोस्ट सेंटर में आएगी और उसके साइड पे ना बिल्कुल आधी आधी स्पीड उससे ज्यादा होंगी और आधी स्पीड उससे कम होंगी, ज्यादातर स्पीड VRMS जितनी होंगी, कुछ हो सकता है कि बहुत कम हो इससे VRMS से, कुछ हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो VRMS से कुछ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ये वाली बात हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्पीड्स आती हैं, क्योंकि एटम के दरम्यान में बहुत ज्यादा कोलिजन हो रही होती है, गैस के मॉलिक्यूल फ्री है, कोलाइड करें जहाँ आए जाए, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑब्जर्व की गैस मॉलिक्यूल की थर्मल इक्विलिब्रियम में, उसमें हमने क्वांटिटी स्मॉल एनवीई की जगह कैपिटल एनवी लिख दिया, ठीक है, जिसको हम लोग अब क्या कहने लगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। असल में ये फंक्शन क्या था, बोल्ट्जमैन का जो पिछला फंक्शन था उसी से मैक्सवेल ने ड्राइव किया है फॉर्मूला एन वी का। बोल्ट्जमैन ने स्मॉल एन यूज किया था, इसने कैपिटल एन यूज किया और कुछ मजीद टर्म्स भी ऐड हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास एन जो है वो कैपिटल एन, बेसिकली आपको इस वाले फॉर्मूले से देख के ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि ये जो कैपिटल एन है ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड किसके दरमियान है, वी से लेकर वी प्लस डी वी के दरमियान में, ठीक है। उसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि डी एन जो हमारे पास है वो एन वी डी वी के इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो ये नंबर हैं वो इक्वल है एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल्स, ये जो शेडेड रेक्टेंगल हमने ये वाला वैल्यू कंसिडर किया है, जब v की वैल्यू v से लेकर v प्लस dv वाली वैल्यू थी, हमने ये कंसिडर किया है, ठीक है। ओके, आपको समझ आ रही है, हम सभी कंसिडर ये वाली पार्ट कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को समझने के लिए। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिनकी स्पीड v से लेकर, वो हिस्सा मॉलिक्यूल का जिसकी स्पीड v प्लस dv के अंदर है, वो किसके इक्वल है, कि टोटल नंबर को डिवाइड कर के, मतलब उस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर से, ठीक है, उस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। जैसे आप अपने मॉलिक्यूल अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, अपने मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर पे, ये फ्रैक्शन निकलती है कोई भी पॉइंट्स में, ठीक है, कि कितने वो फ्रैक्शन आई है उसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो वो पर परसेंटेज बन जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे वही फ्रैक्शन की बात हो रही है कि एनवीडीवी जितने इस खास वैल्यू में लाई करते हैं डिवाइड कर दिया टोटल से। अब जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल है, हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, के चांसेस के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी ये इधर से इधर होगी, कितने परसेंट चांसेस हैं, ये उसको बताएगा कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड के यहाँ से यहाँ तक होने में कितने मॉलिक्यूल्स के होने की चांसेस हैं। अब इक्वेशन है वो हमने ये लिख दी। अब इस इक्वेशन को एक दफा गौर से समझें कि यहाँ पे स्मॉल एन वी की ई की जगह कैपिटल एन वी आ गया, क्यों भाई, क्योंकि ये जो यहाँ से लेके 4 पाई से लेकर ये जो यहाँ तक की वैल्यू है ये चेंज हो गई है, ई की पावर वही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ई की पावर कैसे हुई है। अब इसमें क्या है, 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, एन हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिया आपको मैंने, एम नॉट क्या है, उसका मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, उसके बाद 2 पाई भी कांस्टेंट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, वी स्केयर बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखिए ये जो ई की टर्म है हम कहते हैं ये तो बोल्ट्जमैन वाला फैक्टर ही है, ई की पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई के बी टी, बस फर्क क्या है कि ई की जगह पे 1/2 एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी गई है, देखें जरा वैसे ही है, 2 नीचे आ गया, एम नॉट वी स्क्वायर और के बी टी पैसे का वैसे नीचे, ठीक है। यानी ये जो बोल्ट्जमैन फैक्टर मौजूद है इस पूरे मैक्सवेल की इक्वेशन में, तो हम कहते हैं कि ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, ग्राफ से ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ये है, जबकि हमारा आर एम एस वी आर एम एस की जो वैल्यू होती है, एवरेज वेलोसिटी का पॉइंट ये, वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। या हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा था कि वी आर एम एस की वैल्यू जो हमारी एवरेज वेलोसिटीज है उससे थोड़ी सी अप होती है, ठीक है।
और उसके बाद ये वी वेरी इंपॉर्टेंट, हम वो उन वैल्यूज को कहेंगे जिनकी पीक वैल्यू जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दफा आ रही हो उसको वी मोस्ट पॉसिबल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कह सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए उन्होंने ना तीन इक्वेशन ड्राइव करके दी हैं और इन इक्वेशंस को ना सॉल्व प्रॉब्लम के तौर पे कर दिया है कि उन्होंने इसकी डेरिवेशन बुक के अंदर नहीं थी, और आपको प्रॉब्लम नंबर है 42 टू एंड 69, इसमें कहा गया है कि इन्हीं की डेरिवेशन फाइंड करें। डेरिवेशन आपने देख लेनी है, अगर आपको समझ आए न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। सिंपली क्या है कि वी आर एम एस की वैल्यू रूट मीन स्केयर की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि वी स्केयर का पहले मीन लें उसके बाद रूट लें, तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है, देखें तरतीब से आ रहा है, पहले ऊपर रूट है, फिर मीन, फिर स्केयर, फिर वेलोसिटी या स्पीड। लेकिन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उल्टा मेथड होगा, पहले वी का स्केयर फाइंड करेंगे, फिर सारी वैल्यूज का मीन लेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू का क्या लेंगे, स्केयर रूट। ये किसके इक्वल है, 3 kbt ओवर एम नॉट के। इस तरह वी एवरेज की वैल्यू ये आ गई, इस तरह वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू ये आ गई। ये इक्वेशन बी डिस्क्राइब कर रही है। देखें इक्वेशन में तीनों में एक पार्ट चीज सेम है, के बी टी डिवाइडेड बाई एम नॉट का स्क्वायर रूट, ये बराबर है। चीज डिफरेंट क्या है ना, उसके आगे वाले टर्म्स। हम क्या कह रहे हैं, वी मोस्ट जो वी आर एम एस है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, वी एवरेज उससे कम, और सबसे कम है वी मोस्ट प्रोबेबल, यही वाली लिखी हुई है। इस ग्राफ में भी यही बता रहे हैं हमें कि जो वी आर एम एस है वो सबसे ज्यादा है, वी की केस में ये वी का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वी बढ़ रही है, ये वी की केस में सबसे ज्यादा है, वी एवरेज उससे कम, वी एम पी सबसे कम वैल्यू होती है। अब हमने ना नेक्स्ट में कंसीडर किया है कि नाइट्रोजन गैस है जिसका मॉलिक्यूल है N2, हमने उसका कर्व बनाई है, ये कर्व कैसे बता रही है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक का टेम्परेचर है 300 केल्विन, एक का टेम्परेचर है 900 केल्विन, और ये हमें क्या दिखा रही है कि हमारी जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल है, ये जो कि क्लासिकल लिमिट जो है, और इसके लिहाज से जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है हर ग्राफ का, वो हम लोग ने स्टार्ट किया है जीरो। मिनिमम स्पीड जो हो सकती है वो जीरो हो सकती है, और मैक्सिमम स्पीड इंफिनिटी हो सकती है, आगे हमें नहीं पता कि ये ग्राफ सीधा के कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कर्व्स आई हैं, इसका मतलब है कि दोनों कर्व्स एसिमेट्रिक है, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वो शो कर रही हैं बिहेवियर, वी आर एम एस की वैल्यू, वी एवरेज की, और वी प्रोबेबल की वैल्यू। अब हम कहते हैं कि हमें पहले से क्या पता चला कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जो H2 एंड He होते हैं, जो कि वो बहुत ही escape इजीली एस्केप हो जाते हैं आज के एटमोसफेयर से, किससे, हैवियर एटम्स के बरअक्स, जैसे कि N2 एंड E2, जो कि हमें किससे पता है, इक्वेशन 20.41 से पता चला है, ये वाली इक्वेशन से पता चला है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है मैथ पे। ठीक है, जो लाइट होंगे वो जल्दी जल्दी एस्केप कर जाएंगे, जैसे H2 एंड He एस्केप हो जाते हैं स्पेस में। ठीक है, और लेकिन जब N2 एंड O2 इनके पास ही रुके रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ब्रैकेट में बात की गई है कि ये वाली चीज में कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो मून की सरफेस से ज्यादा आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है, वो मॉलिक्यूल को इतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर रहा जितनी फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से उसमें से निकलने से में आसानी होती है हमको। अब जो है हम क्या कहते हैं, जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है कर्व मॉलिक्यूल की लिक्विड के लिए, वो सिमिलर है, जैसे कि इधर दिखाई हुई है। हम फेनोमेनन ऑफ इवेपोरेशन को समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ। ठीक है, हम कहते हैं कि हर टेम्परेचर पर फेनोमेनन हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, तमाम मॉलिक्यूल की बराबर स्पीड नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल की बहुत हाई स्पीड है, ज्यादा एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल की बहुत कम कम स्पीड है, लो एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के अंदर, वो पेनिट्रेट करते हैं, मतलब लिक्विड की सतहों में से गुजरते गुजरते वो सरफेस पे आ जाते हैं, जैसे पेनिट्रेट करते हुए नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और लीव कर देते हैं लिक्विड को टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर भी, मतलब एवेपोरेशन तो हर स्टेप में हो रही है ना, हर केस में हो रही है। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड से एस्केप हो जाते हैं एवेपोरेशन से, जिनकी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो मॉलिक्यूल के दरमियान में ओवरकम कर सकें जो लिक्विड फेज के दौरान। मतलब पानी के साथ उनके जो अट्रैक्शन है, जो उनकी बॉन्डिंग है, उसको तोड़कर वो ऊपर हवा में इन द फॉर्म ऑफ स्टीम या इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जा सके। ठीक है, उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है। इसी तरह जो हम कहते हैं जो मॉलिक्यूल बाकी रह जाते हैं वो सारे लो एनर्जी वाले रह जाते हैं। इसलिए जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कूलिंग प्रोसेस आता है या कूलिंग कूल फील होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अब अगर हम एक अल्कोहल सॉफ्ट क्लॉथ को प्लेस करें किसी भी फीवरिश हेड पे, यानी बुखार, फीवर से निकला है फीवरिश हेड, बुखार वाले माथे पर, तो वो क्या फील करता है, कूल एंड कंफर्ट देता है पेशेंट को। ठीक है, अब उसमें एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं सिस्टम ऑफ 9 पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड कितनी है, 5, 8, 12, 12, 12, 14, 14, 17, 20। पहला क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल की एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज निकालने का पता है, मीन निकालने का, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। टोटल 9 क्वांटिटीज है, उन सबको ऊपर ऐड कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। ठीक है, सेकंड में क्या कहा है कि उनकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करें। आरएमएस का आपको मैं बता चुकी हूँ, पहले मीन वैल्यू उन्होंने निकाली है, स्केयर की मीन वैल्यू। पहले स्केयर लेंगे, यानी सारी जो टर्म्स है देखिए उनका अलग अलग स्केयर लेके उनको प्लस कर दिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल स्केयर वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या लेना है, इसका रूट लेना है। रूट के बाद ये वैल्यू आ गई 13.3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है। आप देखें, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला नहीं है, वो आपने देखनी होगी कि सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। एक है 5, 8, 5 एक दफा आया है, 8 भी एक दफा आया है, 12 एक दो तीन दफा आया है, 14 दो दफा आया है, 17 एक दफा, 20 एक दफा। सबसे ज्यादा दफा कौन सा आया है, 12 आया है। इसलिए हम लोग वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको कहेंगे, हमारी 12 मीटर पर सेकंड को कहेंगे। और अब ये देखें, गौर से देख लें कि हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, वी आर एम एस की वैल्यू है। उससे कम किसकी है, वी एवरेज की वैल्यू है। और सबसे कम जो वैल्यू है वो हमारे पास वी एम पी की वैल्यू है। ये हमारे जो पीछे हमने पूरा फॉर्मूला निकाला है उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगला एक न्यूमेरिकल है, वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पीड इन हाइड्रोजन गैस। ये दिए हुए नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए सैंपल के, और ये टेम्परेचर टी दिया हुआ है। एवरेज स्पीड निकालनी है, आरएमएस स्पीड निकालनी है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हाइड्रोजन एटम की निकालनी है। जो पीछे फॉर्मूलाज हम लोग अभी देख के आए हैं, जिसमें के बी टी बाई एम नॉट का स्क्वायर रूट वाले वैल्यू से, उससे आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें के बी के कांस्टेंट है वैल्यू, इसके अलावा टी हमारे पास 300 उन्होंने दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एम नॉट। अच्छा, एम नॉट की वैल्यू कहाँ से आई है, आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो दो H2 से मिलके बना होता है। एक एच का जो मैथ है वो है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये एम नॉट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसका पार्ट क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें जिनकी स्पीड 400 मीटर पर सेकंड से 401 मीटर पर सेकंड है। हमने क्या करना है कि इस वाला फॉर्मूले को कंसीडर करना है। हमने क्या कहा कि जो ये है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये दोनों के लिए वो इसको इक्वेट करके क्या कर देना है, इस साइड पे वैल्यू एक दफा लिख देनी है, दूसरी साइड पे वैल्यू एक दफा लिख देनी है, वी स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म्स होंगी दोनों दोनों तरफ की आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। हम क्या कह रहे हैं, इवेलुएट द कांस्टेंट इन फ्रंट ऑफ वी स्क्वायर। या हम सिंपली ये भी कर सकते थे कि वी स्क्वायर को यहाँ रखा रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाते तो भी कर लेते, लेकिन बहरहाल हमने सिंपल किया। इस वाली वैल्यू को दोनों पार्ट्स के लिए एन बी डी वी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बस फर्क क्या है, इधर एन लिखा है इधर एन ए लिखा है। ठीक है, एक है हमारे पास 400 के लिए, एक है 401 मीटर पर सेकंड के लिए। उसके बाद सारी वैल्यूज पुट की हैं, देखिए 4 पाई स्मॉल एन में हम लोगों ने पुट किया है 0.5 माउल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये हमने वैल्यू पुट की है एन ए की। ठीक है, एन एन ए की, 4 पाई एन की जगह हमने एन की जगह एन एन ए पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैल्यू पुट की है 3/2, और ये सॉल्यूशन कर लिया है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि जो
इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, बेसिकली इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली है इसकी, और कुछ भी नहीं किया, कोई इक्वेट वगैरह नहीं किया। इस वाले पार्ट की हम लोगों ने क्या कर लिए, वैल्यू निकाली है, ये आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एम नॉट वी डिवाइडेड बाई 2 kBt की वैल्यू, ये 2 kBt वगैरह की वैल्यू पुट करके निकाली है। उसके बाद हमने क्या किया, एन वी डी वी को इक्वल किया है इस वाली वैल्यू के, सारी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या, और उसके साथ वी वी स्केयर की वैल्यू हमने 400 पुट कर दी, और ई की पावर हमने ये पुट कर दी। ये वैल्यू आ गई मॉलिक्यूल्स की, जो कि इस एनवीडीवी में, इस वाले पोर्शन में लाई करते होंगे। ओके, बेटा हमारा टॉपिक चैप्टर खत्म, कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है, इसके जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज हैं, इसके अलावा प्रॉब्लम्स जो हैं वो करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बुक रीडिंग की हैबिट बनाएं। उससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 22, विच इज हीट इंजन एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।